नमस्कार। मैं रेखा शर्मा आदर्श विद्या मंदिर सांबर लेक से। आज मैं आपको कक्षा 6 के सामाजिक के पाठ 1 क्या कब कहाँ और कैसे के बारे में समझाऊंगी। अध्याय 1 क्या कब कहाँ और कैसे। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। रसीदा जब अखबार पढ़ रही थी तो अखबार की मुख्य हेडिंग जो थी वहाँ एक वाक्य लिखा था 100 साल पहले। वाक्य को पढ़ के वह सोचने लगी कि 100 साल पहले यानी अतीत की बातों के बारे में, अतीत की जानकारी हमें किस प्रकार से हो सकती है। आज हमारे इस पाठ का जो अध्ययन बिंदु है वह यही है कि अतीत की बातों के बारे में, अतीत काल में व्यक्ति का जीवन कैसा था, खान पान कैसा था, रहन सहन कैसा था, कहाँ वह रहता था, इन सभी बातों के बारे में जानना है। कैसे पता लगाए? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार भी पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? तो बताया गया है इसमें कि कल की बात को यदि हमें जानना हो तो हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं और अखबार को भी पढ़ सकते हैं। कल की बात हमें आसानी से पता भी चल सकती है। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ है, यह जानने के लिए यदि किसी व्यक्ति से हम बात करते हैं और उस व्यक्ति को साल भर पहले की यादें ताज़ा हो तो वह हमें बता सकता है कि 1 वर्ष पूर्व क्या हुआ था। लेकिन कई वर्षों पहले यानी अतीत में क्या हुआ था यह जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे जान सकते हैं। आए हम अतीत के बारे में जानें। अतीत में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं कि अतीत काल में व्यक्ति क्या खाते थे, वह क्या पहनते थे, उनकी वेशभूषा क्या थी, किस प्रकार के घरों में रहते थे, उनके व्यवसाय क्या क्या थे, पशुपालक, कृषि करना, शासन करना, व्यापारी इत्यादि। और इसके अतिरिक्त हम यह भी जान सकते हैं कि उस काल के बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, किस प्रकार की कहानियाँ सुनते थे, उनके नाटक और उनके द्वारा गाए जाने वाले गीतों के बारे में भी हम अतीत से ही जान सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे? यदि हम यह जानना चाहें कि प्राचीन काल में लोग कहाँ रहते थे तो कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे और जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित भी थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे।
तो लोग कहाँ रहते थे, इस बारे में यदि हम जानना चाहे तो प्रारंभिक लोग जो हैं वह नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। वे लोग संग्राहक प्रवृत्ति के थे। संग्राहक यानी संग्रह करने की, इकट्ठा करने की इच्छा रखने वाले लोग थे। और ये लोग जो थे ये इस जंगल में रहने के कारण वहाँ के जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों को संग्रह किया करते थे और इनकी आखेट करने की ही बड़ी इच्छा रहती थी। ये आखेट करने के शौकीन भी थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। तो हम यदि किरथर और सुलेमान स्थान को देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भारत के नक्शे में उत्तर पूर्व में पूर्व पश्चिम में स्थित जगह है। पूर्व पश्चिम में स्थित यह स्थान जो है यह हम देख रहे हैं किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों का है। यहाँ के लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों को उगाना प्रारंभ किया था और लगभग 8000 वर्ष पूर्व यहाँ पर स्त्री पुरुषों ने रहना भी प्रारंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे और यदि हम उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाए तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। तो मानचित्र में हम यदि देखें तो यहाँ पर हमें गारो और विंध्य जो पहाड़ियां हैं यह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित हैं और यहाँ पर सर्वप्रथम चावल उपजाया जाने लगा और यहाँ के लोग जो थे वह कृषि का विकास भी यहाँ पर सबसे पहले करने लगे। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर भी फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो यदि हम देखें तो सिंधु नदी में पर लोग रहने लगे। सिंधु नदी पर जो है वह नदियों के किनारे पर नगरों का विकास हुआ 4700 वर्ष पूर्व हुआ और इसी तरह से गंगा नदी पर 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास होने लगा। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। यह मगध राज्य बहुत, यहाँ के शासक जो थे वह बहुत शक्तिशाली थे और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से यदि हम मानचित्र में देखें तो मानचित्र के अनुसार यहाँ पर गंगा की जो सहायक नदी है सोन नदी जो है, इस सोन नदी पर सबसे पहले मगध साम्राज्य की स्थापना हुई। मगध राज्य के जो राजा थे वह बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने जो है वह एक विशाल राज्य की स्थापना उन्होंने की थी और देश के अन्य राज्यों में भी मगध राज्य के जो शासक थे उन्होंने अपने राज्य को स्थापित किया था। लोगों ने सदैव महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लोगों ने यात्राएं की है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी वे यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी।
अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। लोगों ने हमेशा क्या किया है कि उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर यात्राएं की हैं और कभी कभी हिमालय जैसे जो ऊंचे पर्वत, पहाड़ियां, रेगिस्तान, नदियां, समुद्र थे, इनके कारण भी इनकी यात्राएं जो थी वो खतरों से भरी हुई रहती थी। फिर भी ये या तो अपने व्यापार करने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई काम की तलाश करने के लिए या फिर एक स्थान से दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए, और धर्म गुरु जो थे वे धार्मिक शिक्षा देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो रोचक स्थानों को खोजने की चाह में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। इन सभी यात्राओं का एक ही उद्देश्य रहता था कि एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिल जाए। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, आज हम देखते हैं अब आगे की पंक्तियों में कि लोग यात्राएं क्यों करते हैं। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। तो इस प्रकार हमने अभी देखा कि लोग एक उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप पर यात्राएं करते थे और वह भोजन को तलाशने के लिए, पत्थरों को तराशने के लिए, भोजन के नए नए तरीकों को सीखने के लिए, संगीत रचने के लिए, मतलब किसी न किसी उद्देश्य से ही वह एक उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप की यात्राएं करते थे। देश का नाम, हमारे देश का भारत नाम किस प्रकार पड़ा? अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। प्राचीन काल में इंडस शब्द जो है संस्कृत में सिंधु कहा जाता था और ये जो भारत इंडिया नाम रखा गया ईरानी और यूनानियों के कारण ही रखा गया। उन्होंने सिंधु को हिंदोस और इंदोस नाम दिया। इसी इंदोस और हिंदोस नाम ही वर्तमान में भारत नाम से या इंडिया नाम से कहलाया जाने लगा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो भरत के नाम पर भी भारत का नाम भारत रखा गया और इसका वर्णन ऋग्वेद में भी हमें मिलता है। धन्यवाद।